Hey everyone, before moving forward, this is just a general announcement about the CSAT Foundation course, which is starting from 1st of March, right? And the course is running at 70% discount. So please go and enroll for the course. In this course, we would be covering quantitative aptitude, reasoning, data interpretation, linear arrangements और ऐसा सब कुछ जो CSAT के लिए important है. हमने लास्ट ईयर भी एक कोर्स लॉन्च किया था CSAT with PYQs, जिसके थ्रू हमने बच्चों को बहुत हेल्प किया था एंड दे वर एबल टू डू 50+ क्वेश्चंस राइट in UPSC main prelims paper. So please go and register for the course, and with this course you are also getting that complimentary course free of cost. तो अगर आप इस कोर्स में एनरोल करते हैं then CSAT with PYQs वाला जो कोर्स है that you are getting for free, है ना. And you can get the schedule for this course by clicking on this link, और ये सारे links जो हैं वो डिस्क्रिप्शन में आप डेमो लेक्चर्स लास्ट ईयर के कोर्स पे भी देख सकते हैं. एंड फॉर रजिस्टरिंग फॉर द कोर्स यू कैन go to this particular link, right? And जो last year के testimonials हैं for the student feedback, you can also look at these feedbacks from various students on our website, or you can pause the slide and look at these testimonials. Thank you so much. Hey everybody, a very warm welcome to the Layman Way. तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं, जहाँ पे हम MCQs डिस्कस करते हैं डेली के. तो इसमें हम करंट अफेयर्स और क्या बोलते हैं स्टैटिक टॉपिक डिस्कस करते हैं, 5 क्वेश्चंस, है ना. तो अब से मैं क्या सोच रहा हूँ ना, अब से सिंस प्रीलिम्स पास आ रहा है, 4 महीने बचे हैं प्रीलिम्स को, तो मैं सोच रहा हूँ अब से 10 क्वेश्चंस हम स्टैटिक टॉपिक्स के ही डिस्कस करते हैं और स्टैटिक टॉपिक्स को ही रिवाइज करते हैं, ना. तो प्लीज़ कमेंट करके बताना कि क्या ये आप चाहते हो या फिर ऐसे ही चलने दें, 5 क्वेश्चन करंट अफेयर और 5 क्वेश्चन स्टैटिक टॉपिक के, क्योंकि प्रीलिम्स के लिए अब प्रीलिम्स जो है ना वो ज़्यादा स्टैटिक ओरिएंटेड हो रहा है. सो माई थिंकिंग इसकी अब थोड़ा ज़्यादा हम अगर स्टैटिक टॉपिक्स को रिवाइज करेंगे तो बेटर है. बट आप भी बताओ अपने साइड से कि क्या चाहते हो, है ना. विल ट्राई टू डू दैट. तो चलिए जल्दी से आगे बढ़ते हैं. एंड इफ़ यू आर न्यू टू द चैनल, डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. तो आज का जो लेक्चर है दैट इज़ अबाउट, आज हम पॉलिटी देखेंगे और करंट अफेयर्स देखेंगे, एंड दिस इज़ लेक्चर 25. तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं और आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं. इट इज़ अबाउट व्हाट. तो पहला बोल रहा है कि एज पर रिसेंट अमेंडमेंट्स टू द इंडियन फॉरेस्ट एक्ट ऑफ 1927, forest dwellers have the right to fell the bamboos grown on the forest areas. तो अभी जो लास्ट ईयर अमेंडमेंट आया था, है ना, उसके बिहाफ पे पूछ रहा है कि अब जो बैम्बू को कट करना बेसिकली, अब वो फॉरेस्ट ड्वेलर्स जो होते हैं ना उनके पास राइट है बैम्बू को कट करने का. तो उसमें क्या जो अमेंडमेंट आया था, बैम्बू को बेसिकली अब ट्री माना गया है ना. तो राइट टू फेल नहीं है बेसिकली, है ना. ट्रीज़ हैं वो प्रोटेक्ट करना है हमको, तो आप गिरा नहीं सकते हो बिना परमिशन के. तो ये तो गलत हो जाएगा, है ना, क्योंकि बैम्बू को आप ऐसे बिना परमिशन के नहीं गिरा सकते. फॉरेस्ट डवेलर्स हैव द राइट, नहीं, गलत है, दे डोंट हैव द राइट. बैम्बूज को एज अ ट्री रिकॉग्नाइज किया गया है एक्ट में. तो बट थोड़े रेस्ट्रिक्शंस कम करने की बात की गई थी इस पर्टिकुलर एक्ट में. तो 1 इज़ रॉन्ग हम कर देते हैं, ए चला गया और डी चला गया, बचता है बी और सी में 3 सही है ना. तो 3 पे हमको दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं, हम सिर्फ 2 पे दिमाग लगाएंगे. क्या है ये, एज पर द शेड्यूल ट्राइब्स एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स एक्ट, बैम्बू इज़ अ माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस. तो ये तो सही है, बैम्बू इज़ अ माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस. तो जो बैम्बू गिरता है फॉरेस्ट ड्वेलर्स दे हैव द राइट टू कलेक्ट दैट, है ना, एंड सेल दैट. बट वो ऐसे गिरा नहीं सकते, है ना, मतलब किसी उससे काट नहीं सकते. तो 2 इज़ करेक्ट. तो आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, है ना. आंसर इज़ बी. और प्लीज़ ये जो क्वेश्चंस किया करो ना, इसमें खुद से +2 और -0.66 करके ना कमेंट किया करो कि आंसर कितने नंबर आ रहे हैं. 10 क्वेश्चंस में थे, अगर 20 नंबर का मैक्सिमम मार्क्स है तो उसमें 20 आउट ऑफ हाउ मच यू आर गेटिंग. तो इस टाइप से किया करो तो पता चलता रहेगा प्रिपरेशन में तैयारी कितनी है, तैयारी किस लेवल के, ये पता चलता रहेगा. विद रेफरेंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. पहला क्या बोल रहा है, नो हाई कोर्ट शैल हैव द ज्यूरिसडिक्शन टू डिक्लेयर एनी सेंट्रल लॉ टू बी कॉन्स्टिट्यूशनली इनवैलिड. बोल रहा है कि किसी हाई कोर्ट के पास ये पावर नहीं है कि वो कोई सेंट्रल लॉ को इनवैलिड डिक्लेयर कर दे. तो ऐसा तो नहीं है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दोनों के पास पावर है. सुप्रीम कोर्ट के पास भी है और हाई कोर्ट के पास भी है ना, और दोनों के पास भी रिट पावर भी है. आर्टिकल 32 के अंदर सुप्रीम कोर्ट के पास है और हाई कोर्ट के पास 226 में है, आर्टिकल 226 में, है ना.
तो दोनों के पास ही पावर है, करेक्ट। तो ये तो गलत हो जाएगा कि क्या बोल रहा है, नो हाई कोर्ट शैल हैव दैट जुरिसडिक्शन, तो ये तो गलत हो गया। दूसरा क्या बोल रहा है, दूसरा बोला है एन अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कैन नॉट बी कॉल्ड इनटू क्वेश्चन बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। तो ये तो सरासर गलत है, जुडिशियल रिव्यू का कंसेप्ट ही इससे गलत हो जाता है ना। इन जुडिशियल रिव्यू हर चीज़ का हो सकता है, हमने देखा है ना, और सुप्रीम कोर्ट कर सकता है जुडिशियल रिव्यू, चाहे वो अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन भी क्यों ना हो। तो ये भी गलत हो गया, पहला भी गलत हो गया। आंसर क्या हो गया, डी हो गया। बहुत ही सिंपल था, है ना, सिंपल था बट कंसेप्चुअल था। डी इसका आंसर है। आगे बढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू इंडियन पेटेंट्स एक्ट, अ बायोलॉजिकल प्रोसेस टू क्रिएट अ सीड कैन बी पेटेंटेड इन इंडिया। तो क्या ये सही है, कोई भी ऐसा प्रोसेस, कोई भी प्रोसेस आप क्या पेटेंट करा सकते हो? आप सीड बना रहे हो, उसका कोई प्रोसेस पेटेंट करा सकते हो क्या? नहीं। पेटेंट कोई टेक्नोलॉजी होती है, कोई नया इन्वेंशन होता है ना, ये सब चीज़ें पेटेंट नहीं होती हैं। तो पहला गलत हो गया, पहला गलत कर देते हैं, ए गया और डी गया। अगेन फिर से 3 सही है, 2 देख लेते हैं। इन इंडिया देयर इज़ नो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अपीलेट बोर्ड। ये तो बकवास है, इंडिया में है भाई इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी किसी भी चीज़ का ना अपीलेट बोर्ड हमेशा होता है। क्यों? क्योंकि अगर आपको ग्रीवेंस हो रहा है, अगर मान लो आपको कोई प्रॉब्लम है ना, तो आप किसके पास जाओगे? आप उसके अपीलेट ट्रिब्यूनल के पास जाते हो या अपीलेट बोर्ड के पास जाते हो। तो इट इज़ हाईली अनलाइकली कि किसी मेजर चीज़ का अपीलेट बोर्ड ही नहीं हो। अब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी आपकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, आपने कोई इन्वेंशन किया, वो आपकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है। उसके अगेंस्ट अगर आपको फ्रॉड का केस हो रहा है या कुछ हो रहा है, तो आप कहीं तो जाओगे ना कंप्लेन करने, या कहीं तो आपका डिस्प्यूट रिजॉल्व होगा ना। तो सबसे पहले आप कहाँ जाओगे? अपीलेट बोर्ड के पास जाओगे, अपीलेट अथॉरिटी के पास जाओगे। तो ये भी गलत है, 2 गलत है। तो 2 गलत हो गया, तो क्या हो गया आंसर? सी हो गया, है ना। प्लांट वेराइटीज़ आर नॉट एलिजिबल टू बी पेटेंटेड, ये देख लेना, इट इज़ नॉट एलिजिबल, है ना। तो ये याद कर लेना, प्लांट वेराइटीज़ भी एलिजिबल नहीं होती हैं। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सजेस्टेड दैट गवर्नर शुड बी एन एमिनेंट पर्सन फ्रॉम आउटसाइड द स्टेट एंड शुड बी डिटैच्ड फिगर विदाउट इंटेंस पॉलिटिकल लिंक्स और शुड नॉट हैव टेकन पार्ट इन द पॉलिटिक्स इन द रिसेंट पास्ट। तो ये स्टैटिक से आपका क्वेश्चन है ना, लक्ष्मीकांत पढ़ते होगे, अगर 5-6 बार पढ़ी होगी कम से कम, तो आपको इंटर स्टेट रिलेशंस के जो कमीशन है वो याद होगा। सरकारिया कमीशन है ना, सरकारिया कमीशन ने इंटर स्टेट रिलेशंस को इम्प्रूव करने के लिए रिकमेंडेशन दी थी, और उसमें एक रिकमेंडेशन ये भी थी कि गवर्नर उस पर्टिकुलर स्टेट का नहीं होना चाहिए। कन्वेंशन है कि मतलब आउटसाइड उस स्टेट के बाहर का लाओ, ताकि वो निष्पक्षता के साथ काम कर पाए, है ना, और ताकि उसके और सीएम के बीच में कॉन्फ्लिक्ट ना हो, कि कॉन्फ्लिक्ट इस चीज़ में ना हो कि एक्चुअली रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल कौन है, मतलब लोगों का जिसको लोगों ने चुना है वो कौन है, सीएम है कि गवर्नर है। तो और फिर दूसरी बात ये भी होगा कि अगर मान लो सेम स्टेट का है, मान लो गवर्नर उसी स्टेट का हो जाता है, तो सीएम अपना कैंडिडेट ही जो उसका जिससे उसकी बनती होगी उसी को ही गवर्नर अपॉइंट करवा देगा, है ना, अगर उसी स्टेट का होगा तो ये सब चीज़ें थी, ये सरकारी कमीशन ने बोला था, है ना। तो आंसर क्या हो जाएगा? सी, है ना। आगे बढ़े। In the context of polity, which one of the following would you accept as the most appropriate definition of liberty? लिबर्टी की सबसे अप्रोप्रिएट डेफिनेशन इसमें क्या है? व्हाट इज़ लिबर्टी? लिबर्टी का मतलब क्या होता है? फ्रीडम होता है क्या? फ्रीडम होता है क्या? एब्सोल्यूट फ्रीडम तो नहीं होता है, हमने ये देखा था, एब्सोल्यूट कुछ भी चीज़ नहीं होती है। एब्सेंट, पहले ऑप्शन पढ़ लेते हैं। प्रोटेक्शन अगेंस्ट द टिरेनी ऑफ पॉलिटिकल रूलर्स, ये तो गलत है, रिलेटेड ही नहीं है कहीं से। एब्सेंस ऑफ रीस्ट्रेंट, ये हो सकता है, ये आपने पढ़ा भी होगा। एब्सेंस ऑफ रीस्ट्रेंट लिखा हुआ है लक्ष्मीकांत में, है ना, बट सिर्फ इतना नहीं लिखा हुआ है, उसमें आगे भी लाइन लिखी हुई है। अपॉर्चुनिटी टू डू वॉट एवर वन लाइक्स, ये तो गलत हो गया, कुछ भी कर लोगे, आके मेरे घर में मेरा मर्डर थोड़ी कर दोगे, लिबर्टी की डेफिनेशन थोड़ी है, तो ये तो गलत हो गया। तो ये और ये तो गलत हो गया। अब ये वाला देखते हैं, अपॉर्चुनिटी टू डेवलप वन सेल्फ फुली, है ना। ये और ये ऑप्शन देखो, एब्सेंस ऑफ रिस्ट्रेंट पहला है, मतलब आपके ऊपर कोई रोक टोक नहीं है, पहले ये बोल रहा है, दैट इज कॉल्ड लिबर्टी। कोई रोक टोक नहीं है का क्या मतलब है? आपके ऊपर आप कुछ भी करो, आपके ऊपर कोई रोक टोक नहीं है ना, मतलब एब्सोल्यूट फ्रीडम मिल गया आपको। और तीसरे में क्या बोल रहा है? अपॉर्चुनिटी टू डेवलप वन सेल्फ फुली, मतलब हमने आपको इतनी फ्रीडम दी है कि आप अपने आप को डेवलप कर सकते हो, इम्प्रूव कर सकते हो, है ना। तो इसमें से कौन सा बेटर ऑप्शन लग रहा है? इसमें से ऑब्वियसली यही ऑप्शन लग रहा है। कोई भी ऐसा ऑप्शन होता है ना जिसमें खुद को इम्प्रूव करने की बात हो रही है या सोसाइटी को इम्प्रूव करने की बात हो रही है, जनरली वो सही होता है। और इसमें तो मैंने आपको बता भी दिया कि लिबर्टी जो है, लिबर्टी का मतलब ही यही होता है कि आपको फ्रीडम उतना दिया जा रहा है जिसमें आप अपने आप को इम्प्रूव या डेवलप कर पाओ, है ना, दैट इज़ लिबर्टी।
लिबर्टी का मतलब ये नहीं है कि कुछ भी रोक टोक नहीं है आपके ऊपर, कुछ भी करो, ऐसा मतलब नहीं होता है ना। कोई भी चीज़ एब्सोल्यूट नहीं होती है। इनफैक्ट हमारे फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो भी एब्सोल्यूट नहीं है ना, उन पे भी एक्सेप्शन और रेस्ट्रिक्शंस हैं। तो हर चीज़ पे रेस्ट्रिक्शन होता है, बट एक लिमिटेड स्कोप में दैट शुड बी, वो अलाउड रहता है ना। तो इसका आंसर क्या हो गया? इसका आंसर हो गया डी। आगे बढ़ते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग सांभर लेक। तो पहले क्या बोल रहा है? सांभर लेक इज इंडियाज लार्जेस्ट इनलैंड सॉल्ट लेक लोकेटेड इन राजस्थान। तो बहुत ही फेमस है ना, जयपुर से आप थोड़ा और 80 किलोमीटर के आसपास शायद जाओगे तो आपको सांभर लेक मिलता है ना। अरावलीज के बीच में एक लेक है, सबसे सैलिन लेक है, सॉल्टियस्ट लेक है और लार्जेस्ट इनलैंड लेक है। तो ये आपको याद रखना है। द लेक इज सराउंडेड बाय द अरावलीज ऑन ऑल साइड्स। ये भी सही है ना, अरावली रेंजेस हैं वहाँ से पास होती हैं। दूसरा क्या है? द स्पेशलाइज्ड एल्गी एंड बैक्टीरिया ग्रोइंग इन द लेक प्रोवाइड्स स्ट्राइकिंग वाटर कलर्स एंड सपोर्ट्स द लेक इकोलॉजी। तो ये भी सही है, एल्गी ग्रो करते हैं जो उसको कलर्स देते हैं, सॉरी, जो उसको कलर्स देते हैं, है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा डी, है ना। इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सोनई रुपई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड बरनादी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी रिसेंटली सीन इन न्यूज़ इज लोकेटेड इन। कहाँ पर लोकेटेड है ये तो आपको पता होना चाहिए, करंट अफेयर्स फॉलो करते हो तो। असम में, है ना। कहाँ पर है ये? असम में, है ना। सोनई रुपई, नाम में ही देखो थोड़ा, सोनई रुपई नाम से क्या पता चल रहा है? नॉर्थ ईस्ट का होगा, बट एक्चुअली क्या, सारे ही नॉर्थ ईस्ट के ही नाम है, अरुणाचल, सिक्किम, बस झारखंड को हटा दो तो झारखंड तो इससे हट जाएगा। तीन में से आपको चूज़ करना है, सोनई रुपई, तो ये आसाम का है ना। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व इज द लार्जेस्ट प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट एरिया इन इंडिया। अच्छा, तो ऑप्शन देखो, ऑप्शन क्या है? ऑप्शन सब में वन है, तो वन पे हमें दिमाग लगाना नहीं, वन सही है मतलब, है ना, वन सही है, वन पे दिमाग नहीं लगाना है। दूसरा देखते हैं, नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व इज स्प्रेड अक्रॉस तमिलनाडु, कर्नाटका, केरला एंड तेलंगाना। तो ये तो भाई गलत है ना, तेलंगाना में थोड़ी है ना। याद है हमने पिछले थोड़े टाइम पहले एक क्वेश्चन किया था जिसमें नीलगिरी बायोस्फीयर में रिजर्व में कौन कौन से वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज और टाइगर रिजर्व्स आते हैं वो देखा था, तो हमने लोकेशन भी देखी थी। लोकेशन यहाँ नीचे थी ना, कर्नाटका, केरला और उसके तमिलनाडु के जंक्शन पे, है ना। वो एरिया इंक्लूड करता है। तेलंगाना तो बहुत दूर है, तेलंगाना तो इधर है ना, तो तेलंगाना तो नहीं है। दूसरा गलत हो गया, आप दूसरा हम गलत कर देते हैं। दूसरा अगर हम गलत करेंगे तो ये गलत हो जाएगा, ये हो जाएगा। आप थ्री देख लेते हैं। इंडियाज़ नेचुरल गोल्ड फील्ड्स आर लोकेटेड इन द रीजन्स इन एंड अराउंड नीलगिरीज। तो ये सही है, इंडिया के जो कुछ गोल्ड रिजर्व्स हैं, है ना, वो यहाँ पे धारवाड़ रीजन में यहीं पे मिलते हैं, है ना। तो दैट इज सी, है ना, इसका ऑप्शन हो जाएगा सी। उसके बाद बात करते हैं, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग इराविकुलम नेशनल पार्क। तो इराविकुलम नेशनल पार्क इज़ लोकेटेड अलॉन्ग द वेस्टर्न घाट्स इन तमिलनाडु। कहाँ पर है भाई इराविकुलम? यहाँ पे ये केरला है ना। यहाँ पे कहीं है ना इराविकुलम तमिलनाडु में थोड़ी है। और वेस्टर्न घाट्स यहाँ पे तो कहीं नहीं है ना, यहाँ पे तो नहीं है, ऊपर है, केरला में ही है। तो तमिलनाडु में तो नहीं है, पहला गलत हो गया, पहला गलत कर देते हैं, पहला गलत कर देते हैं, तो बी आ गया ऑप्शन, है ना। बाकी हमको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, पर हम पढ़ लेते हैं अपनी इन्फॉर्मेशन के लिए। अनाईमुडी इज़ द हाईएस्ट पीक, येस इट इज़ द हाईएस्ट पीक। द टेरेन कंसिस्ट ऑफ हाई एल्टीट्यूड ग्रासलैंड्स इंटरस्प्रेड विद शोलास। तो वहाँ पे शोलास मिलते हैं, है ना, जो कि ग्रासलैंड्स हैं वहाँ के, ठीक है। तो बी हो गया इसका ऑप्शन। उसके बाद आखिरी क्वेश्चन देखते हैं, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग टार बॉल्स। टार क्या होता है? व्हाट इज टार? टार क्या होता है? टार कभी सुना है आपने? टार सुना होगा, जैसे सिगरेट विगरेट में भी कोयला जब जलता है ना तो उससे टार आता है, उसके अंदर से टार निकलता है। वैसे ही क्रूड से बेसिकली, कोयला भी क्रूड का फॉर्म है ना, तो क्रूड के बेसिकली वेदरिंग से ये टार निकलता है ना, टार निकलता है और उसके बॉल्स बन जाते हैं। बॉल्स मतलब ये टार एक जगह एक्यूमुलेट होकर ऐसे ऐसे बॉल बना देगा तो उसके बॉल बन जाएंगे, है ना, ऐसा कुछ समझ में आ रहा है। तो देख लेते हैं क्या बोल रहा है ये। टार बॉल्स आर डार्क कलर्ड स्टिकी बॉल्स ऑफ ऑयल दैट आर फाउंड ऑन द ओशन सरफेस। तो बेसिकली ये क्रूड ऑयल से वेदरिंग से बनता है उसके, है ना, तो बॉल सी बन जाएगी टार बॉल, तभी तो नाम है टार बॉल। और डार्क कलर्ड क्यों है? क्योंकि कोयला कोयला टाइप का काला काला कलर होता है इसका, है ना, तो इसीलिए ये डार्क कलर्ड होगा और स्टिकी बॉल टाइप का होगा, क्योंकि ऑयल है, ऑयल स्टिकी होता है ना। तो वन सही है। दे आर फाउंड बाय वेदरिंग ऑफ क्रूड ऑयल इन मरीन इन्वायरमेंट्स, ये भी सही है ना।
क्रूड ऑयल की वेदरिंग से बनता है। तीसरा क्या है, यूजली टार बॉल्स आर वॉश्ड अवे फ्रॉम बीचेस ड्यूरिंग मानसून, है ना, तो ये भी सही है। क्यों सही है, क्योंकि भाई न्यूज़ में आया था, याद है जुहू बीच पे, अगर पढ़ रहे हो सितंबर का न्यूज़ तो उसमें आया था जुहू बीच में उन्होंने साफ़ किया इतना सारा बड़ा बड़ा टार बॉल्स, है ना, वहीं से ये क्वेश्चन आया है ना। तो थर्ड इज ऑल्सो करेक्ट, आंसर क्या हो जाएगा, डी, है ना, तो आंसर वुड बी डी, करेक्ट। So thank you so much guys for listening to this lecture so patiently, and for more such lectures you can log on to www.thelaymanway.com। अगले लेक्चर में मिलते हैं। थैंक यू सो मच, पढ़ते रहिए, हार्ड वर्क करते रहिए, बाय बाय एंड टेक केयर।